वेलकम बैक स्टूडेंट। आज अपन चर्चा करेंगे डायमेंशन पार्ट 2 के बारे में। लास्ट क्लास में अपन ने चर्चा किए थे डायमेंशन का जो पार्ट 1 था उसके बारे में। उम्मीद करता हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज की जो क्लास रहेगी वो उसी टॉपिक को आगे की ओर बढ़ाते हुए होगी। पार्ट 2 होगी जो कि डायमेंशन बेसिस रखी जाएगी। इसमें जो डायमेंशन ली जाएगी कुछ स्पेशल होगी, यूनिक होगी और एक डायमेंशन से अपन ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशन को क्या करने की कोशिश करेंगे, सोल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि बच्चों की सबसे ज़्यादा क्या रहती है, प्रॉब्लम्स रहती है। डायमेंशन कक्षा 11 और 12 से जुड़ा हुआ टॉपिक है, क्योंकि इसमें जो भी अपन को फिजिकल क्वांटिटीज़ लेनी है वो सब जगह अवेलेबल है 11th से और 12th में। तो आप क्या करना कि जो भी मैं स्पेशल बताने जा रहा हूँ आप उसको कोरिलेटेड करना, मतलब एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश करना, जैसा कि मैंने फर्स्ट मतलब पार्ट 1 में बताया था। राइट। अब पार्ट 2 में भी कुछ स्पेशल होगा, यानी एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से अपन को क्या करना है, कोरिलेशन करना है, ताकि एग्जाम में वो अच्छे से अपन को क्या हो जाए, याद हो जाए। तो चलते हैं आज के पार्ट 2 की ओर। और हाँ, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे, क्योंकि अब जो क्लासें होगी बिल्कुल रेगुलर होगी, टाइम टू टाइम होगी। तो चलते हैं आज के डायमेंशन वाले पार्ट 2 की ओर। तो इसमें सबसे पहले अपन लेता हूँ, जैसा कि अपने लास्ट में जो पढ़ा था, जो डायमेंशन था वो फोर्स को लेकर था, वर्क को लेकर था, कितनी मिक्सिंग का गेम था। आज उसी का आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वर्क का ही एक हिस्सा था कौन, हीट, मतलब उष्मा। लेकिन यहाँ पर जो है टाइप ऑफ हीट्स के बारे में है, मतलब उसकी कितने प्रकार हैं, वो जो भी मटेरियल होता है उसमें कितने में डिवाइडेड होती है। ये एक टॉपिक है पूरा का पूरा, जिसको अपन थ्योरेटिकल पार्ट में अच्छे से समझेंगे। फिलहाल यहाँ डायमेंशन पर फोकस करेंगे। राइट। तो पदार्थ की जो उष्मा होती है, जितना भी मटेरियल है उसकी जो हीट है वो 4 जगह में डिवाइडेबल होती है। एक होती है स्पेसिफिक हीट, मतलब विशिष्ट उष्मा। ये जो विशिष्ट उष्मा है ये ठोस और द्रव्य के लिए होती है, क्योंकि इसमें मास चाहिए, मतलब द्रव्यमान चाहिए। देखो यहाँ पर अभी मैं याद करा दूंगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। विशिष्ट उष्मा एक होती है मोलर विशिष्ट उष्मा। देखो इन दोनों में फर्क इतना ही है, क्योंकि मोलर जो गैस होता है ना उसका वजन आप माप नहीं सकते, मतलब जो वजन होता ना वो मतलब माप तो सकते हैं, लेकिन एम के रूप में नहीं, एन के रूप में, मतलब मोल के तौर पे मापा जाता है, मास के आधार पर नहीं, 1 किलो 2 किलो के हिसाब से नहीं। ठीक है, इसके मोल के आधार पर इसका वजन को क्या किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। तो इसमें एन इंपॉर्टेंट होता है, मोल, और इसमें मास होता है, मतलब ठोस और द्रव्य में क्या होगा, मास होगा। तो आपको थोड़ा सा ये याद रखना है कि विशिष्ट उष्मा और मोलर विशिष्ट उष्मा में मेजर फर्क क्या दिख रहा है आपको, क्योंकि इसमें तो मास होगा और इसमें क्या होगा, मोल, क्योंकि गैस के क्या होते हैं, मोल ही होते हैं। राइट। इन दोनों में थोड़ा सा इसका अच्छे से ध्यान रखना। फिर आता है लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा, जिसकी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है अपनी जगह पर, क्योंकि एक होता है गलन का, 0 डिग्री बर्फ को 0 डिग्री के पानी में बदलता है। एक होता है 100 डिग्री का जो वाष्प जल होता है उसको 100 डिग्री के वाष्प में बदलता है, वाष्पन वाला। यानी ये चीज़ आप थ्योरी में अगर आपने थ्योरेटिकल पार्ट में अच्छे से पढ़ा हो तो आपको आता होगा, नहीं तो अपन जब आगे क्लास में लेंगे तब अच्छे समझाएंगे। तो ये जो लेटेंट हीट है, मतलब गुप्त उष्मा है, उसकी भी अपन को डायमेंशन निकालनी है, इनको कनेक्टेड करते हुए। ये भी एक मटेरियल का पार्ट है, मतलब पदार्थ का हिस्सा है। एक है उष्माधारिता, हीट कैपेसिटी। ठीक है, हीट कैपेसिटी, इसका भी अपन को डायमेंशन चेक करनी है और पता लगाना है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। तो देखिए, विशिष्ट उष्मा, मोलर विशिष्ट उष्मा, गुप्त उष्मा और उष्माधारिता, ये 4 उष्माएं, और चारों की जो डायमेंशन है, मतलब बीमा है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिहाज से। कैसे? क्योंकि ये आपस में कोरिलेटेड है। ऑप्शन भी ये 4 ही आते हैं, चारों ऑप्शन में यही मिलते हैं, और इनमें से एक को सिलेक्ट करना पड़ता है। कैसे क्वेश्चन आता है, उससे पहले ये डायमेंशन बनाना सीखिए और आपस में कोरिलेटेड करना सीखिए, मतलब आपस में जोड़ना सीखिए, ताकि अपने एग्जाम अच्छे से क्लियर कर सके। देखिए, विशिष्ट उष्मा की बात, पहले फॉर्मूले पे चलते हैं। देखो, इसको एस स्पेसिफिक, इसको सी, इसको लेटेंट, इसको हीट कैपेसिटी CL। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है फॉर्मूला। देखो, डायमेंशन मतलब बीमा तभी बनेगी जब आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है, और फॉर्मूला अच्छे से याद है तो जाहिर सी बात है आप उसकी यूनिट अच्छे से याद रख लोगे, और यूनिट अच्छे से याद है तो डायमेंशन पायत का खेल है। तो सबसे पहले फॉर्मूले को लर्न करना है, याद करना है। देखो कैसे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो हीट है, मैं याद करने का तरीका बताता हूँ, जब पढ़ेंगे अच्छे से तब और अच्छे समझ में आएगा। क्या करना है, देखो DQ, मतलब जो उष्मा है, आप सब जगह लिख दीजिए इक्वल। देखिए चारों फॉर्मूले में DQ का है, ऊपर है, देखो DQ 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 लिख दोगे चारों में। राइट। अब इसमें ध्यान रखना, नीचे क्या है, MDT, मैंने बताया था, क्योंकि ये तो मटेरियल की होता है, मास होता है, ये गैस में इसमें है, इसमें M है, इसमें क्या है, N है। राइट। अब क्या करना है, देखो
ये जो मेजरली फोकस ये ध्यान रखना नीचे टेम्परेचर का डिफरेंट तापांतर जो होता है वो आपको अच्छे से याद रखना है। इन दोनों फॉर्मूलों में ही सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है, इसमें मास होता है, इसमें मोल होता है। उन दोनों फॉर्मूलों को याद करने का बड़ा आसान तरीका है। देखिए कैसे, इस फॉर्मूले में से एक हिस्सा ये उठा लीजिए, देखो डी क्यू अपॉन में एम क्या बन गया, लेटेंट हीट। एम को छोड़ दीजिए और इसको उठा लीजिए तो क्या बन गया, डी क्यू अपॉन डी टी, हीट कैपेसिटी हो गया। तो देखो कितना आसानी से ये फॉर्मूले याद हो गए। अगर आपको ये फॉर्मूले याद होगा तो ही काम बैठेगा, अदरवाइज ये सिस्टम नहीं बैठेगा। एक बार मैं इसको रफ करके वापस लिख देता हूँ ताकि आपको उठाने में दिक्कत नहीं हो। तो क्या हो जाएगा, डी क्यू एम डी टी, राइट है। तो फॉर्मूला याद होगा नहीं होगा, सबके ऊपर डी क्यू डी टी, लास्ट वाले में भी डी टी है, इसमें क्या एम, इसमें एन, वो दोनों के फॉर्मूले क्या है, एक डी क्यू अपॉन में है, एक हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी वाला। उम्मीद करता हूँ फॉर्मूला अच्छे से याद हो गया होगा, राइट। अब बड़ा आसान काम, बस सबसे पहला काम है कि फॉर्मूला याद होना चाहिए कि विदाउट, और ये अपने न्यूमेरिकल में भी हेल्प करेगा आपका। सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है इस चैप्टर में ये स्पेसिफिक हीट वाले। अभी डायमेंशन कैसे बनती है वो देखिए। अब मुझे बताइए, कल बताया था आपको मैंने पार्ट 1 में, डी क्यू क्या था, डी क्यू ऊष्मा होती है, ऊष्मा का मात्रक जूल होता है, और जूल की डायमेंशन क्या होती है, मतलब वर्क की जो होती है, कार्य की जो होती है। तो उसको मैं सीधा ऐसा ही पद्धति में लिखूंगा तो या एमकेएस में लिखूंगा। तो डी क्यू को क्या लिखा मैंने यहाँ पर, ऊष्मा का मात्रक जूल, और ये मास है। मैं अगर सीजीएस में लिखता तो ग्राम में लिखता, फिलहाल मैं सीधा ले रहा हूँ तो किस में आ गया, किलोग्राम। और ये जो टेम्परेचर है वो आप टेम्परेचर का जो डिफरेंट है वो सेल्सियस में भी ले सकते हैं और केल्विन में, लेकिन अपन को ये डायमेंशन बनानी है इसलिए केल्विन। तो बताइए इसका मात्रक क्या बना, ऊपर वाले का डी क्यू, मतलब डी क्यू का मतलब जूल, इसका मतलब जूल तो सब में आएगा क्योंकि देखिए डी क्यू सब में, तो जूल तो सब में आएगा, जूल जूल जूल, राइट ये चीज, ओके। अब देखिए मास का क्या हो गया, किलोग्राम हो गया, टेम्परेचर का क्या हो गया, केल्विन। इसमें और इसमें क्या फर्क है, केवल मास बदलेगा मतलब मोल आएगा, ठीक है। जहां ग्राम किलोग्राम था वहां पर क्या आएगा, मोल आएगा, बाकी चीजें तो नॉर्मल है। इसमें देखो जूल प्रति किलोग्राम, ऊपर क्या आएगा यहाँ पर, जूल प्रति केल्विन होगा। तो सबसे पहले क्या बनाना है अपन को, ये मात्रक क्लियर करना है। क्लियर चीजें याद हो गया होगा अच्छे से, इसको 2-3 बार अच्छे से नोट करके आप प्रैक्टिस करना। आपको इतनी बड़ी डायमेंशन जो कि बच्चों के प्रॉब्लम रहती है, इन्हीं की डायमेंशन एग्जाम में इधर उधर घुमा के ज्यादा पूछी जाती है और वो याद नहीं रख पाते हैं। इसकी याद रखते हैं तो ये भूल जाते हैं, ये याद करते तो ये इधर वाला साफ हो जाता है। तो आप इनको कोरिलेटेड करें, और यही मैं आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी मैं डायमेंशन बताऊंगा वो कोरिलेटेड होगी, मतलब जुड़ी हुई होगी। देखिए अब डायमेंशन बनाना का जूल पार्ट 1 में समझा चुका था कैसे बनाते हैं, मतलब कार्य की, और सबको याद भी होनी चाहिए। m1 L2 T-2, राइट। समय बचाने के लिए मैंने पहले राइट कर दिया ताकि आपका क्लास थोड़ी लंबी ना हो। m1 L2 T-2। अब मास का क्या हो गया, m1, केल्विन का क्या हो गया, k हो गया। सीधा सा है, देखो m ने m को खत्म कर दिया तो क्या बना, L2। ये तो m तो 0 हो गया, L2, और ये देखो t कितना है, T-2, k, और ये T-2 के ऊपर चला गया K-1, तो बना नहीं बना ये डायमेंशन। बहुत आसान है, अगर फॉर्मूला अपन को अच्छे से याद है तो बहुत आसान चीज है, राइट। आगे चलते हैं, इसमें क्या फर्क है, जूल मोल, मोल की तो मोल होती है। देखो जूल की क्या लिखेंगे, m1 L2 T-2, जो इसमें था वही इसमें, क्योंकि DQ तो सब में, राइट। अब n कीजिए मतलब मोल, MOL पूरा एक, ठीक है, तीनों का साथ लिखना है, इसमें स्मॉल m नहीं लिखना है। केल्विन का क्या लिखोगे, K, तो क्या हो गया, m1 L2 T-2, मोल ऊपर गया मोल इनवर्स, और K ऊपर गया तो K इनवर्स, हुआ नहीं हुआ बताओ ये चीज। अब इसमें यहाँ पर एक मजेदार चीज है, यहाँ क्वेश्चन पूछता है एयरफोर्स वाले या MBBS वाले जो अभी था उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था। आदर्श गैस समीकरण जो होता है, आइडियल इक्वेशन बनाई जाती है गैस के लिए, वो क्या होती है, PV बराबर nRT, सबको याद है PV बराबर क्या होता है, nRT। और थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है, उष्मागतिकी क्या कहती है, कि जो वर्क होता है उष्मागतिकी में वो PV होता है। और जो बच्चे कक्षा 11 के उनको थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, जो 12 पास कर चुके मतलब रनिंग में है उनको थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि उसको ये अगर थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक पढ़ रखा है अच्छे से तब तो समझ जाएंगे पीवी क्या है। पीवी कार्य होता है, वर्क होता है, तो पीवी को क्या लिख सकते हैं, वर्क लिख सकते हैं। जो अच्छे से पढ़ रखा है उसको पता है कि ये वर्क होता है, तो पीवी को मैंने क्या लिख दिया, वर्क लिख दिया। एन की जगह एन, आर की जगह आर, टी की जगह टी। अब मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पर गैस कांस्टेंट, मतलब जो रीडबर्ग यानी गैस कांस्टेंट है, यानी गैस का सार्वत्रिक नियतांक जिसको बोलते हैं, उसकी डायमेंशन निकालें तो आर बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन क्या हो जाएगा, एन टी। अब डब्ल्यू क्या है बताओ, डब्ल्यू तो वर्क है, वर्क का क्या होगा, जूल होगा, और एन क्या हो गया, मोल, टी क्या हो गया, केल्विन। आप कुछ गौर करके देखिए ये किससे मैच खा रहा है आपका। ठीक है,
ये पूरी की पूरी डायमेंशन देखो इससे, इस यूनिट से मैच खा रही नहीं खा रही? देखो जूल मोल केल्विन, जूल मोल केल्विन, मतलब ये जो R है गैस नियतांक में जो R होता है उसका मात्रक किसके सेम आ गया? मोलर विशिष्ट ऊष्मा के समान आ गया। मतलब इसकी विमा भी समान होगी, मतलब इस दोनों की डायमेंशन विमाएं आपस में क्या होगी? सेम होगी। इसका मतलब ये क्लियर हो चुका है कि जो क्वेश्चन तैयार किया जाएगा वो कैसे होगा। देखो कैसे, गैस नियतांक R की विमा होगी, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, गैस नियतांक R की विमा होगी, ये किस R की विमा समतुल्य होगी या सिमिलर होगी? ऑप्शन 4 आएंगे। विशिष्ट ऊष्मा, मोलर विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, ऊष्माधारिता, तो वो तो R की विमा तो निकाल लेगा इस तरीके से। लेकिन उसको देखो मैच किससे करवा रहा है, ये किससे मैच खाएगी? मोलर विशिष्ट ऊष्मा से क्या खाएगी? मैच खाएगी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा से क्वेश्चन उठता है, अगर डायमेंशन उठाएगा तो ये वाला क्वेश्चन जरूर उठाएगा कि गैस नियतांक R की विमा किसके समतुल्य होती है? ऑप्शन ये 4 ही आएंगे, चारों रेगुलर ABCD बनकर, क्योंकि अलग अलग नहीं आएगा। तो इसका मतलब जिसको ये पता है कि इसकी डायमेंशन दोनों की सेम है वो तो सही कर देगा। तो आंसर क्या आएगा? मोलर विशिष्ट ऊष्मा का आएगा, राइट। तो R की विमा, इसकी विमा क्या है? सेम सेम है। आगे बढ़ते हैं। लेटेंट हीट मतलब गुप्त ऊष्मा, ये गलन और वाष्पन, इसकी चर्चा ये एक गलन के टाइम पर आती है, एक वाष्पन के टाइम पर आती है। ये चर्चा अपन थ्योरेटिकल पार्ट में चर्चा करेंगे। फिलहाल फॉर्मूले पर आते हैं। तो L बराबर क्या होता है? dQ/m। फॉर्मूला मैंने याद करा दिया। dQ मतलब ऊष्मा, जूल, m क्या है? मास है। मास को क्या लिखेंगे अपन बताओ? किलोग्राम में राइट करेंगे। तो जूल की डायमेंशन m1L2T-2 और मास की क्या हो गई? m1, m ने m को खत्म किया, L2T-2। अब देखिए मैंने 2 को कॉमन ले लिया हो, यानी स्क्वायर में ले लिया ऊपर, तो क्या बना? Lt-1। गौर से कीजिए Lt-1 किसके सिमिलर है? देखिए वेग है ना, वेलोसिटी की है, तो वेग का क्या कर दिया? स्क्वायर। और यही क्वेश्चन बन गया एयरफोर्स वालों के लिए। डिफेंस एकेडमी के जितने भी बच्चे हैं वो ध्यान रहे, इस टाइप के लॉजिकल क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। आपको ऑप्शन क्वेश्चन क्या आएगा? गुप्त ऊष्मा की विमा समतुल्य होती है, ऑप्शन आएगा चाल, ठीक है, या चाल में दे देगा, ये ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन में आपको दे देगा त्वरण दे देगा, ठीक है, आपको बल दे देगा, संवेग दे देगा और वेग का स्क्वायर दे देगा। तो किसके सिमिलर आएगा? वेग के स्क्वायर। तो कई बच्चे सोच भी नहीं पाएगा कि गुप्त ऊष्मा चाल वेग से क्या मतलब रखती है, लेकिन देखिए डायमेंशन, इन दोनों की विमाएं देखिए, मैच खा रही नहीं खा रही। तो ऑप्शन इस प्रकार से देता है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो, और अपन को कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इनको कोरिलेटेड करना है। ये विमा तो इंपॉर्टेंट है ही है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये किससे मैच खाती है, राइट है। तो अच्छे से आप इसको समझना। आगे है हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता। ये भी एक पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर जानी जाती है, तो इसको भी आप अच्छे से समझे। फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। हीट कैपेसिटी dQ/ में क्या होता है? dt होता है। dQ भाई साहब फिर जूल है, dt आपका टेम्परेचर का डिफरेंट है, मतलब किस में मापा जाएगा? केल्विन में मापा जाएगा। तो क्या हो गया? जूल प्रति केल्विन। जूल की क्या विमा हुई? m1L2T-2, केल्विन की के ऊपर चला गया। अब ये स्पेशल एक और चीज हो गया, बोल्टजमान नियतांक का नाम सुना होगा आपने, कक्षा 12 और 11 में भी है, 11 में भी और 12 में भी, दोनों में है। के नाम जाना जाता है। जो एनर्जी, मतलब एक तो होता है जो चार्जेबल, एक नॉन चार्जेबल, आवेशित एक अनावेशित। अनावेशित कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है उसको ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है ना अनावेशित कणों की, वो फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का क्या होता है? kT अनावेशित कणों के लिए। आवेशितों के लिए क्या होता है? E बराबर QV, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के तौर पे होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये तो अनावेशित के लिए, और आवेशित के लिए क्या होता है? E बराबर QV होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में होता है। तो फिलहाल अपन के की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर जो ये के होता है ना, यही होता है बोल्टजमान नियतांक होता है। अगर मैं इसकी डायमेंशन निकालूं तो के बराबर क्या हो गया? E/T। अब मुझे बताइए E क्या है? एनर्जी, जिसको किस में मापेंगे? जूल में। T क्या है? केल्विन है। लीजिए जूल प्रति केल्विन किसकी सिमिलर है? देखिए जूल प्रति केल्विन के बोल्टजमान नियतांक। अब क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन देखिए, बोल्टजमान नियतांक की विमा किसके समतुल्य होती है? ऑप्शन ये फिर चारों, तो किसके समतुल्य आएगी बताओ? ऊष्माधारिता के। तो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये 3 जो यहाँ पर 2 तो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला। तो इन दो, इसमें से ये ध्यान रखना, पहले ये ध्यान रखना कि ये चारों विमाएं जो होती है, चारों टॉपिक्स की जो डायमेंशन है विमा है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। किस किस की? उस विशिष्ट ऊष्मा, मोलर विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा और ऊष्माधारिता। फिर इनके बीच में कोरिलेशन क्या है देखिए,
ये मैच खाती है गैस नियतांक से, ये मैच खाती है गैस नियतांक आर से, ये मैच खाती है किससे, वेग के स्क्वायर से, और ये मैच खाती है वोल्टेज मान नियतांक से, कैसे, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट है, ये गैस नियतांक, ये वेग और ये वोल्टेज मान नियतांक, जो मैंने यहाँ पर नाइट कर दिया गया है। तो आप अच्छे से इसको समझे, उम्मीद करता हूँ आपके काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की ये दिक्कत रहती है कि सर हमें ये याद तो है लेकिन एग्जाम में भूल जाते हैं। मॉलर की याद करता हूँ तो विशिष्ट गायब हो जाता है, विशिष्ट करता हूँ तो लेटेंट मतलब ये चली जाती है, गुप्त निकल जाती है। तो आप इसको कोरिलेट करें। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। चलो बच्चों बढ़ते हैं अगली डायमेंशन की ओर, जो कि क्या है, प्रेशर की है, मतलब दाब की है। ये भी बड़ी अच्छी बीमा है। तो कैसे याद करेंगे, पहले इसका फॉर्मूला ध्यान रखें। दाब बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब बल बटा क्षेत्रफल होता है। और जो बल की डायमेंशन होती है, बीमा होती है, वो क्या होती है, m1 L1 T-2, जो कि अपने अच्छे से पढ़ लिया है। और एरिया क्षेत्रफल का होता है, वो 2 क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो मीटर स्क्वायर होता है। और मीटर स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी, 2 बार मीटर आएगा, मतलब L स्क्वायर। L ने L को खत्म किया तो ऊपर जाके नेगेटिव हो गया, m1 L-1 T-2। तो दाब की जो ये डायमेंशन है, बीमा है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे, क्योंकि इसको क्वेश्चन इस प्रकार से बनाया जाता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। दाब की बीमा कभी नहीं पूछी जाती है, लेकिन क्वेश्चन इसके अलग अलग तरीके से आते हैं। कैसे, दाब की बीमा देखो किससे मैच खाती है। मैंने कहा ना इनमें कोरिलेशन निकालना है। प्रतिबल जो होता है ना, वो उसका फॉर्मूला भी क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब और प्रतिबल में फर्क इतना ही होता है कि जो दाब होता है वो 90 डिग्री पे दिया जाता है, मतलब एकदम सीधा, राइट। जैसे इसको एकदम, जैसे गाड़ी के पीछे आके धक्का दो, कोई कार खड़ी है उसको पीछे से धक्का देना क्या है, फ्रिक्शन। और उसके साइड में से खड़ा होकर धक्का लगाना, स्लिट करना, ऐसे ऐसे धक्का लगाना, स्पर्श करते हुए, वो क्या है, प्रतिबल है। फिलहाल उसकी चर्चा अपन थ्योरेटिकल पार्ट में देखेंगे, लेकिन है तो एक ही चीज, बल बटा क्षेत्रफल। तो उसकी डायमेंशन क्या होगी, प्रतिबल की क्या होगी, m1 L-1 T-2। और फिर प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है या एटमॉस्फेयर होता है, वायुमंडलीय दाब होता है। अगर आपसे ये पूछ ले पास्कल की बीमा क्या है, तो पास्कल की बीमा भी यही है। जिस प्रकार न्यूटन की बीमा पूछे तो बल की बताना है, उसी प्रकार से आपको पास्कल की बीमा पूछे तो क्या बताना है, m1 L-1 T-2 बताना है। और एटमॉस्फेयर की बताए तो ये बताना है, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की बीमा पूछे तो भी आपको यही बताना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए अपन क्वेश्चन बनाता है वो है इलास्टिसिटी फैक्टर, प्रत्यास्थता गुणांक, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है ई से। क्योंकि इसका फॉर्मूला जो होता है ना, इसका जो फॉर्मूला होता है वो प्रतिबल बटा विकृति होता है, स्ट्रेस बटा स्ट्रेन होता है। मतलब अगर आप इसका अगर फॉर्मूला निकालोगे तो क्या होगा, प्रतिबल बटा विकृति, राइट, स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, ये स्ट्रेस ये स्ट्रेन। तो कहने का मतलब इसका तो डायमेंशन होती नहीं है, विकृति की कोई डायमेंशन नहीं होती है, इसकी कोई बीमा नहीं होती, होती इसकी है। इसका मतलब इसका नहीं है, इसका है, तो फिर जाहिर सी बात है इसका मात्रक क्या बना, जो इसका है वही हुआ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसलिए इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता गुणांक, इसका ई का मात्रा क्या हुआ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो इसकी बीमा क्या हो गई, m1 L-1 T-2। तो ध्यान रखना कि इंपॉर्टेंट चीज मिल गई ना अपन को, प्रत्यास्थता गुणांक किसकी बीमा के समान आ गई, दाब के समान आ गई। और प्रत्यास्थता गुणांक 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, यंग वाल मॉडुलस के तौर पर, ठीक है, आपका वॉल्यूम मॉडुलस के, और आपका ये नीटा के तौर पर अपरूपण वाला होता है। इसको बल्क भी बोलते हैं। एक वाई से लिखा जाता है, एक के या बल्क से लिखा जाता है, और एक नीटा से। तो ये सारे प्रत्यास्थता गुणांक है, इन सब की बीमा वही होती है जो किसकी होती है, दाब की होती है। मतलब ये जो भी मैंने नाम लिखे इन सब की डायमेंशन एक ही है, एक ही बीमा है, वो क्या है, m1 L-1 T-2। इसका मतलब इनके मात्रक भी सेम है। तो ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाता है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक की बीमा किसके समतुल्य होती है। ऑप्शन में वो अलग अलग दे देता है, दाब दे देता है, वेग दे देता है, गतिज ऊर्जा दे देता है, और एंगुलर मोशन के तौर पर दे देता है। तो आपको तभी कर पाएंगे जब आप इसके डायमेंशन को समझ सको, यानी उसके डायमेंशन को अच्छे से समझोगे। तो उम्मीद करता हूं आपको प्रेशर की बीमा भी अच्छे से याद हो गई होगी, आप इसे अच्छे से नोट कर लें। चलो बच्चों अगले डायमेंशन की ओर बढ़ते हैं, जो कि रेजिस्टेंस को लेकर है। और ये भी मतलब आपके एक डायमेंशन से आपको 10 डायमेंशन का की ओर लेके जाएगी। कैसे, देखिए, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो आपको अच्छे से याद होना होगा। कैसे, क्या कहता है, R बराबर क्या होता है, V बटा I, वोल्ट पर एम्पियर होता है।
अब वोल्ट का जो फॉर्मूला होता है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, वो सभी को याद भी रहता है। V बराबर क्या होता है, W अपॉन क्यू। विवो वाला चैप्टर में पढ़ा होगा तो V बराबर क्या होता है, W अपॉन क्यू, और I की जगह I। अब इस Q को कहाँ ले जाओ, नीचे आ गया, राइट। और Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर IT होता है। Q बराबर क्या होता है, IT होता है। Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर IT होता है, ठीक है। और क्योंकि I बराबर क्या होता है, Q बटा T, तो Q बराबर IT। I का डायमेंशन विमा क्या होगी, A। T की क्या होगी, टाइम की, T होगी, राइट। और एम्पियर की वापिस A, और कार्य की डायमेंशन विमा अपन ने बहुत बार पढ़ लिया है, तो इसकी विमा क्या होगी, M1 L2 T-2 होगी, राइट। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये जो M1 है वो तो M1 है, T अपनी जगह T2, ये T ऊपर जाके T3 हो जाएगा क्योंकि 2 ऑलरेडी वहां पर है, और ये 1 और 1 2 ऊपर जाकर किसका हो गया, माइनस का 2। याद रहेगा, M1 L2 T-3 A-2, तो ये आपकी रेजिस्टेंस की क्या हुई, विमा हुई। अब होता क्या है, जो कंपटीशन जो एग्जाम होता है ना, वो ऐसे नहीं पूछता। स्कूलिंग में तो चल जाता है कि आपने पढ़ लिया, ठीक है इतना, लेकिन कंपटीशन में पूछाता है ओम की डायमेंशन बताइए। अब आधे से ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ओम की डायमेंशन नाम की, फिर या वोल्ट पर एम्पियर की पूछ सकता है। जेड जो अपना अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर है, उसमें जो होता प्रतिबाधा, आरएलसी सर्किट में आने वाली प्रॉब्लम, प्रतिबाधा प्रेरणिक प्रतिघात एक्सएल या एक्सी किसी वाले सर्किट में, या आरएलसी सर्किट की प्रॉब्लम, ये आपकी एल सर्किट की प्रॉब्लम, ये सी सर्किट की प्रॉब्लम, मतलब धारतीय प्रतिघात एक्सी। तो या फिर इनके फॉर्मूले याद है, एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल, एक्सी बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी, और ओमेगा को खोल दे तो 2 पाई एफ सी। इनमें से कोई भी चीज आपको अगर एग्जाम में दे दी जाए और आपसे उसकी डायमेंशन मतलब बीमा पूछे, तो आपको किसकी डायमेंशन लगा क्या लगाना है, रेजिस्टेंस वाली बीमा लगानी है। क्या है, M1 L2 T-3 A-2। अब होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट क्या है, ये जो जेड है ना, ये कौन से सर्किट का हिस्सा है, आर, एल और सी, राइट। और सबसे जो मतलब सीनियर क्लास की जो सबसे इंपॉर्टेंट बीमाएं भी होती है ना, वो ये तीन ही है, आर, एल और सी। इन्हीं से वो क्वेश्चन क्या करता है, तैयार करता है। अब इन तीनों की जो मेन बीमा क्या है, आर, एल, सी की, मैं आपको देखो याद करने का एक तरीका बताता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। कैसे, देखिए एक ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक से आप बनाने की कोशिश करना। मैं पहले तो लिखना आर, मतलब आप जो सर्किट बताऊं उस हिसाब से, ताकि देखो बनाना तो आपको आना ही चाहिए, लेकिन एग्जाम में आपको थोड़ा ट्रिक भी आपको चाहिए ताकि वो क्लियर हो। एल, आर और सी, राइट। एक में आपको क्या लिखना है, एल लिखना है, एक में आपको क्या लिखना है, आर लिखना है, और एक में क्या लिखना है, आपको सी लिखना है, राइट। अब देखिए मेरे साथ समझने की कोशिश करना है, इसकी तीनों की डायमेंशन खत्म करता हूं। आप बताइए दोनों में क्या लिखोगे, तीनों में 12 लिख लीजिए, 12 लिख लिए सब में। याद करने का तरीका, लिखने का तरीका रखना एल, आर, सी। अब इसमें क्या करना है, मैं जो नंबरिंग बता रहा हूं वो नंबर याद रखना है। 22 22, इसमें 10 ऐड कर दो, कितना हुआ 32, इसमें 10 और ऐड कर दो 42। कुछ आया समझ में, 12 12 12 2 2 2 32 और 42। मैं बनाना बहुत आसान समझाऊंगा, ये देखो बनाने वाला तरीका बहुत आसान है, लेकिन उससे भी ज्यादा इजी है। थोड़ा सा दिमाग लगा लें ताकि अपन को टाइम से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लें। तो 12 12 12 22 32 42, इसमें ध्यान रखना पहले ये लास्ट वाले दोनों माइनस के, और फिर इधर से माइनस के, काम खत्म, और आपकी डायमेंशन भी कंप्लीट। और इस हिसाब से मैं आर की डायमेंशन बनाऊं तो क्या बनेगा, देखो ये सारे इस फॉर्मेट में लिखना है आपको, एम, एल, टी और ए, ये पावर इसके ऊपर लगानी है। तो इसके कितने लगेगी 1, फिर क्या लगाना है आपको 2, इसके कितना लगाना है 3, इसके क्या लगाना है 2, दोनों माइनस के हैं तो ये लो माइनस। अब देखो ये वाली भी आएगी, राइट। और ऐसा कैसे इसकी बनाना भी बताऊंगा, एल कैसे बनती है वो सिखाऊंगा, लेकिन देखिए शॉर्टकट रास्ता, एम पहले एम लिखना है, एल लिखना है, टी लिखना है, ए लिखना है, ऊपर क्या लिखना है 1 2 और फिर 2 2, दोनों तरफ क्या लगाना है माइनस। ये किसकी डायमेंशन कंप्लीट होगी, एल की डायमेंशन कंप्लीट होगी। ऐसे ही आपको किसकी डायमेंशन की हो जाना है बताइए, सी की डायमेंशन की, जो निकालना भी बताऊंगा अभी कैसे निकालते हैं। एम, एल, टी और ए क्या लगाना है इसके ऊपर 1 2 4 2 1 2 4 2, दो पहले दोनों माइनस के, खत्म। समझ में है नहीं आया ये।
आर एल एल आर सी की सबसे इंपॉर्टेंट बीमाएं ये है। और इनसे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं ना, वो देखिए आप मजेदार। मैं आपको ये चीज बताने जा रहा हूँ कि इससे क्वेश्चन कैसे आता है। तो बताइए ट्रिक याद आई, ट्रिक समझ में आया नहीं आया? कैसे 12 12 12 और कितना 22 32 42 10 10 का ऐड करना है। पहले थोड़ा सा याद रखना कि लास्ट के 2 माइनस करना है, इसमें प्लस का करना है। लिखते आपको समझ में आ जाएगा। अब वो आप कह रहे हो कि सर ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, देखते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए, क्योंकि ये जो ये तीनों बीमाएं होती है ना सीनियर क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट है और इन्हीं से क्वेश्चन क्या करता है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए क्वेश्चन कैसे डायमेंशन पूछता है इसमें। जैसे आपसे को पूछेगा कि एलसी की बीमा तैयार कीजिए, एलसी। अब देखिए एलसी, एलसी का मतलब इन दोनों को आपको जोड़ना है, जो माइनस देखो एल और सी को। जैसे आप एल और सी एल ये रहा एल सी, जैसे एल सी को फर्स्ट और नीचे ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1, खत्म। मैं लिख नहीं रहा हूँ, केवल समझा रहा हूँ। ये देखो ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2, L2 खत्म। अब देखो A2 प्लस का है, A2 किसका है, माइनस का है, खत्म। लेकिन T4 है प्लस का और T माइनस का, तो ये जुड़ेगा तो क्या बचेगा, T2 बचेगा। तो बताओ LC की बीमा क्या हुई, T2 हुई। एग्जाम में आता है LC की बीमा लिखिए, हुई नहीं बताओ। बाकी तो कैंसिल हो गए आपस में, मल्टीप्लाई में जब आप इनको जोड़ोगे तो प्लस माइनस प्लस वाली कैंसिल हो जाएगी। अगर आपसे ये पूछे रूट एलसी की बताइए, तो रूट जैसे रूट निकालोगे तो क्या हो गया, टी हो गया। ये भी बहुत बार पूछी जाती है, 1/रूट एलसी की डायमेंशन बताइए, तो 1/रूट एलसी में तो ऊपर चला गया T-1, यानी फ्रीक्वेंसी की हो गई, आवर्ती की बीमा हो गई। आता नहीं आता इस टाइप का। एक और लीजिए, देखो एक और लेते हैं इधर, R/L की बीमा पूछी जाती है, पूछी जाती नहीं पूछी जाती, R/L, ये रहा R ये रहा L, तो R/L जब इसमें R को ऊपर रखना है, मतलब ये ऊपर ये नीचे, तो ये ऊपर ये कट गया, L2 से L2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, देखो A2 से A2 कट गया, नीचे R कौन है, ऊपर है, तो R ऊपर है तो ये ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा, तो बचेगा क्या बताओ, T-1 हुआ नहीं हुआ बताओ। तो इस प्रकार से अपन इसको निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो जो भी है मतलब R वाला हिस्सा ऊपर है, तो देखो ये वाला ब्लॉक ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा, बाकी चीजें तो कैंसिल हो गई, ये नीचे ऊपर नीचे, यानी R ऊपर है तो ये T-1 हो गया। इसी प्रकार से आप किसी को भी ऐड कर सकते हो। RLC की बीमा पूछ ले आपसे कंप्लीट, तीनों का ग्रुपिंग पूछ ले, ठीक है। थोड़ा कहीं मिस्टेक हो तो चेक कर लेना आपको, ठीक है, आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। RLC, तो RLC को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो M1 एक माइनस प्लस को खत्म करेगा, माइनस, तो बचेगा क्या बताओ, M1, ठीक है। इन तीनों को जोड़ेंगे, ये माइनस का ये खत्म, तो क्या बचा, L2 बचा। ये देखो T-3 प्लस वाले कितने हैं, ये तो माइनस माइनस वाले तो 5 हो गए, एक ये प्लस का है तो 5 में से ये प्लस वाले 4 गए, तो T फिर माइनस का 1 बन जाएगा। अब एक कितने, ये प्लस का 2 ये माइनस का 2 कैंसिल हो गया, फिर भी माइनस का बच जाएगा, तो A-2। तो बताओ RLC की डायमेंशन होगी नहीं। इस प्रकार से आपको किसी भी दो की पूछ सकता है, ये RL/R बोल सकता है, R/L बोल सकता है, RC बोल सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। इससे लेकर काफी ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। ये तभी पॉसिबल होगा जब आपको किसकी डायमेंशन अच्छे से क्लियर होगी, RLC की डायमेंशन अच्छे से क्या होगी, क्लियर होगी। और याद क्या करना है, 12 12 12 22 32 42, 2 माइनस के इधर और इधर आपका 2 माइनस लगा दिया, और एक इस तरफ माइनस लगा दिया, बस ये नंबरिंग याद रखो और काम खत्म। हाँ, बनाना भी आना चाहिए, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वो भी आपको अच्छे से। लेकिन बताओ समझ में आया नहीं आया, उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर थोड़ा मुझे और इजी तरीका बताइए, क्योंकि एक और मेरे पास इसका आंसर और इजी तरीका है इसको इजी करने का, लेकिन मुझे लगता है ये आपके लिए बेस्ट नंबरिंग कोड है। बस ये नंबर याद रखो और ये अपनी डायमेंशन को क्लोज करो। हाँ, बनाना फिर कह रहा हूँ, बनाना आना चाहिए, क्योंकि वो डायमेंशन भी इससे जुड़ी हुई है, राइट, आप नोट कर लें। चलो बच्चों, अगले डायमेंशन की ओर बढ़ते हैं, वो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के तौर पर विद्युत विभव। बड़ा आसान है, लेकिन क्वेश्चनों को कोरिलेटेड करना ताकि वो आपस में डायमेंशन जुड़े। V बराबर क्या होता है, W/Q, ये सभी बच्चे जानते हैं। W जो होता है वो वर्क होता है, जिसका यूनिट होता है अपना जूल, और Q अपन को क्या देता है, जिसका जो मतलब जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो क्या होता है, कूलाम होता है।
और कितनी बार आ चुका है, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो वर्क है उसकी डायमेंशन हमको अच्छे से याद रखनी है। बल और आपका ये कार्य, ये बहुत बार रिपीट होते हैं। तो अपना कार्य का मतलब जूल का डायमेंशन क्या होती है, फिक्स है, m1 L2 T-2। कैसे आता है, पार्ट 1 में आप अच्छे से समझ लेना उसको। जो कूलाम है उसमें जो आवेश का है, आवेश का जो फॉर्मूला होता है Q बराबर IT होता है। I मतलब एम्पियर, T मतलब टाइम को यहाँ पर क्या लिख दिया, T। तो ये हो गई। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा दोनों, तो क्या हो जाएगा m1 L2 T-3 A-1, राइट है। तो विद्युत विभव की जो विमा हुई अपने सामने है। अब काम की बात क्या है कि इससे वो अदर चीजें भी पूछ सकता है, जैसे आपसे पूछे वोल्ट की डायमेंशन मतलब विभवांतर की बताइए, तो भी आपकी क्या होगी, ये किसका यूनिट है, विद्युत विभव के हैं, इसलिए ये कि ये डायमेंशन किसकी होगी, वोल्ट की होगी, विभवांतर की होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की होगी, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की होगी, विद्युत वाहक बल की होगी। और ये बहुत बार पूछी जाती है, और कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं बल के चक्कर में और बल की लगा देते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। तो EMF की पूछे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, तो भी यही आएगी। टर्मिनल वोल्टा जो कि वोल्टेज ही होता है, वो भी यही आएगी। गतिक विद्युत वाहक बल जो कि आपका चुंबकीय प्रेरण वाले चैप्टर से होता है, वहां पर भी मतलब ये वो वोल्ट ही है इसका मात्रक, तो यही आएगा। उसके साथ ही इसके अंदर है प्रत्यावर्ती धारा के लिए जो शिखर मान होता है, ये शिखर वोल्टा होती है, मतलब कुल मिलाकर इस नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। वोल्टेज तो वोल्टेज होता है, उसकी भी डायमेंशन यही होगी। उसके बाद में गतिक विद्युत वाहक बल का कोई फॉर्मूला दे दे आपको, राइट, या किसी भी वोल्ट का कोई फॉर्मूला दे दे, तो भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, उसकी डायमेंशन भी यही होगी। आपको पता लगाना पड़ेगा कि BVL होता क्या है। B मतलब आपका चुंबकीय प्रेरण, V वेलोसिटी और L आपकी लेंथ मतलब लंबाई। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, E बराबर होता है ना BVL, आप उसको चेक करना। तो ये गतिक विद्युत वाहक बल का है, और गतिक विद्युत वाहक बल मतलब ये वाली डायमेंशन। फिर विद्युत विभव का एक नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है KQ/R। विद्युत क्षेत्र का होता है स्क्वायर और विभव का होता है नॉर्मल R। तो ये भी दे दे तो इसकी डायमेंशन ये। या फिर आपको एक्स और निरक्ष वाला फॉर्मूला जो पढ़ा होगा थ्योरी में, वो क्या है, KP/R²। अगर इस टाइप का कोई फॉर्मूला देके आपसे डायमेंशन पूछे, तो एक तो बच्चा क्या करेगा, अलग अलग निकालेगा, K की अलग, P की अलग, तब जाके पहुंचेगा। एक आप पता लगाइए ये फॉर्मूला किसका है, ये विद्युत विभव का है आपका x²। तो इसका मतलब विभव है, इसका मतलब इसकी डायमेंशन ही है। तो देखिए एक विमा और कितनी सारी विमाएं क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो आजकल क्या है, क्वेश्चन इस टाइप के बनेंगे, इनमें से वो ऑप्शन देगा कि इसमें से किसको ये मैच खाती है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। चलते हैं एक और अच्छी विमा की ओर। विद्युत धारिता है इलेक्ट्रिक कैपेसिटी के ऊपर, तो जो चार्ज एक्सेप्ट करती है उसको बताते हैं अपन आवेश ग्रहण करने की क्षमता को। तो C बराबर क्या होता है, Q/V। अब फिर V का फॉर्मूला विभव W/Q, W/Q, Q कहाँ गया ऊपर, तो क्या हो गया Q² नीचे W। अब Q का तो क्या होती है, AT होती है, लेकिन ये डबल है तो स्क्वायर, W कार्य तो फिर आ गया। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको अच्छे से आपको 5-10 बार रिपीट करना है, बनाने का टाइम ना लगे आपको। M1 L2 T-2। अब इसको सोल्व आउट करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो अपने पास ये आ गया M-1 L2 T4। और ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था 1242 वाला खेल, 1242 देख लो, आगे वाला -2। इसको अच्छे से याद रखना। ये किसकी आ गई, आपकी यानी इसकी कैपेसिटी मतलब धारिता की विमा आ गई। और सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात क्या है, ये जो स्टार लगा के मैं जो लिख रहा हूँ ना, यहाँ से क्वेश्चन उठेगा, एग्जाम में पूछेगा फेरेड की विमा क्या होगी। किसकी विमा, फेरेड। तो फेरेड, यहाँ फेराडे नहीं है, फेराडे अलग चीज है, मैं फेरेड पूछ रहा हूँ। तो फेरेड की विमा क्या होगी, तो वही होगी जो किसकी होगी, विद्युत धारिता की होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अपन को विद्युत धारिता की जो डायमेंशन क्या होगी, वो यानी फेरेड की डायमेंशन क्या होगी, जो विद्युत धारिता होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका जो मात्रक है धारिता का, वो फेरेड ही होता है। या फिर इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला ले दे, समांतर प्लेट संधारित्र में जो कैपेसिटी निकाली जाती है, धारिता निकाल जाती है, वो यही तो होती है वैक्यूम में। और आपका जो मीडियम होता है माध्यम में, निर्वात में ही है, माध्यम में ही आता है, तो है तो कैपेसिटी ना C है। तो इसका मतलब अगर ये देके या फिर ये दे दे आपको, तो इससे अगर डायमेंशन पूछे तो यही पता नहीं आपको। या फिर C1 C2 C2 ये C3 वाला सीरीज वाला फॉर्मूला दे दे, या पैरेलल वाला दे दे, उसमें 1/, होगा, राइट, वो अपॉन में होएगा। लेकिन आपको ये वाला दे दे, तब आंसर क्या बताना है, आपको यही बताना है, मतलब ये भी तो कैपेसिटी है।
तो कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना, सिर्फ डायमेंशन आना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पता लगाना है कि वो किससे कोरिलेटेड है, मतलब इस टाइप के आपको फॉर्मूले पकड़ने पड़ेंगे। और ये सब बहुत सारे, हर आपको पता है हर टॉपिक की एक अपनी वीमा है और हर टॉपिक के अपने अपने फॉर्मूले हैं, वो किसी भी फॉर्मूले से देकर उसकी डायमेंशन क्या कर सकता है, पूछ सकता है। अगर आप इस प्रकार से अगर डायमेंशन को पढ़ोगे, वीमाओं को पढ़ोगे, तो आपका आने वाला एग्जाम में ये इस प्रकार का क्वेश्चन तो 1% भी गलत नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूं। तो आप अच्छे से इसकी क्या करें, प्रैक्टिस करें और इसको नोट डाउन करें। बढ़ते हैं अगले डायमेंशन की ओर। वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की है, विद्युत क्षेत्र, जिसको ई से क्या करते हैं अपन, रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखें बच्चों, ये तभी पॉसिबल होगा जब अपन को फॉर्मूला अच्छे से याद होगा, राइट। तो आपको याद होना चाहिए E बराबर एफ अपॉन में क्यू। अगर ये चीज अपन, वैसे E के फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो इजीली आपको याद हो जाए वो रखना है, E बराबर एफ अपॉन में क्यू, ताकि डायमेंशन इजीली निकल जाए। तो F का क्या होता है, फोर्स की m1 L1 T-2, और जो चार्ज होता है उसकी डायमेंशन क्या होती है, AT। अगर इसको अपन A और T को ऊपर की ओर ले जाएंगे तो अपना ये हो जाएगा m1 L1 T ऊपर जाकर -3 और A ऊपर जाकर -1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र की जो इंटेंसिटी भी आपसे पूछे, तो अगर मतलब तीव्रता भी पूछे, तो उसकी डायमेंशन भी आपको यही बताना है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात इसके फॉर्मूले को लेकर, इसका जो फॉर्मूला होता है चालक के लिए या किसी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। एक तो ये होता है, एक तो ये तो चालक के लिए, और अचालक के लिए अपने डबल आता है। तो फिलहाल ये फॉर्मूले किसके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये 2 के लेमडा एक सिंगल तार के लिए, ठीक है, ये एक्स पर, ठीक है, वो एक्स क्या निरक्ष पर। तो दोनों चीजों में यहाँ पर एक में 2 आता है, एक में नहीं आता, तो वो 2 से डायमेंशन को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नंबर का कोई वो डायमेंशन नहीं होती है। तो ये भी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये आपको पता है अपना जो मेन फॉर्मूला क्या होता है इसके अंदर, ये देखा होगा आपने कि टाउ बराबर क्या होता है, पीई साइन थीटा होता है। टॉर्क जो होता है, बलागुण जो होता है, ये होता नहीं होता। अगर यहां से मैं ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालूंगा तो टाउ अपॉन में क्या हो गया, पी, और आपका साइन थीटा हुआ नहीं हुआ। तो मतलब इस फॉर्मूले की डायमेंशन होगी वो क्या होगी बताओ, ई की जो होगी वही होगी। इसका मतलब इस प्रकार का कोई फॉर्मूला देके भी आपसे डायमेंशन पूछा जा सकता है। और एक और, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसकी वेलोसिटी से निकाला गया, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सी बराबर ई बटा बी होता है, बड़ा चर्चा में रहता है। अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं ई, तो क्या हो गया बताओ, बी सी। तो बताओ बीसी के आपसे पूछे कि उसकी डायमेंशन क्या है, वीमा क्या है, तो यही होगी। तो आपको ध्यान रखना, पहले तो ये फॉर्मूले पता लगाना है, मतलब मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो भी एग्जाम में आपके सामने क्या आ जाए, फॉर्मूला आ जाए, तो आप पता लगाइए वो फॉर्मूला किस टॉपिक से जुड़ा हुआ है। अगर वो टॉपिक क्या है, ये किसका फॉर्मूला है, तुरंत आप उसकी क्या कर लीजिए, अपने रास्ते से बना लीजिए या याद रखिए। चलो आगे चलते हैं दूसरे वाले पार्ट की ओर, जो कि इसी से कोरिलेटेड है। वो है कौन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के तौर पर विद्युत फ्लक्स, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है फाई ई से। यहां शॉर्ट में ई लगा सकते हैं, राइट, या फाई भी लिख सकते हैं। तो फाई बराबर इसका फॉर्मूला, मैं फिर बार कह रहा हूं, फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फाई बराबर क्या होता है, ई है। फाई बराबर क्या होता है, ई है। तो ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, और ए आपका एरिया हो गया। तो ई मतलब ई की तो ये मैंने ऐसे कैसे रख दिया, ये एरिया है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, मतलब L2 इसके पास गया तो L3 हो गया, डायमेंशन तैयार हो गई, M1 L3 और T-3 ये -1, तो किसकी हुई, विद्युत फ्लक्स की हुई। ये तभी बना पाओगे जब आपको E की आती है, और E तभी बना पाओगे जब F और Q की आती है, मतलब एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई है। चलो अब क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वोल्ट इंटू मीटर, ये इसका मात्रक होता है, किसका, विद्युत फ्लक्स का। विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक पूछा जाता है, वो है वोल्ट इंटू आपका मीटर। तो आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखना, और वोल्ट पर जो मीटर होता है ना वो इसका होता है, ठीक है, तो वो ध्यान रखना इसमें। तो वोल्ट इंटू मीटर इसका होता है। एक इसका आपको देखा होगा गाउस नियम में, गाउस नियम क्या बताता है, विद्युत फ्लक्स को बताता है। गाउस नियम में जब विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला निकालता है तो ई बराबर क्या होता है, जितना भी समेशन क्यू होता है वो बताइए एप्सिलॉन नॉट, होता नहीं होता। तो ये क्यू डी क्यू अपॉन में समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है क्या, फ्लक्स की क्वांटिटी को मेजरमेंट करता है, मतलब फ्लक्स है। इसका मतलब क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट की आपसे अगर डायमेंशन पूछे तो आपको क्या लिखना है, विद्युत फ्लक्स की लिखनी है, क्योंकि ये है क्या, विद्युत फ्लक्स है। इसी प्रकार आपको कोई मतलब मीडियम दे दे, ई आर दे दे, तो ई आर का मतलब माध्यम दे दे, ई आर तो जानते हो सब प्रावैद्युतांक होता है, अगर ये दे दे तो भी यही है, क्योंकि है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही। तो विद्युत फ्लक्स में आपको डायमेंशन तो आनी है। इस प्रकार से इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इनको नोट डाउन करें और ध्यान रखें, इससे ये चीज पता लगाएं। देखो ये तो हर कोई पढ़ लेता है,
हर को आता है बनाना, लेकिन वो इसको समझ नहीं पाता कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कंडक्ट होगा, वो इस टाइप से होगा। मतलब एग्जाम में ये पूछ लेगा वोल्ट इंटू मीटर की डायमेंशन क्या है, या फिर इस फॉर्मूले की विमा बताइए। तो एक बच्चा क्या करेगा, इसको अलग बना के लाएगा, इसको अलग बना के लाएगा, उसको अलग बना के लाएगा, फिर बना बना के जोड़ता रहेगा। नहीं, आप ये पता लगाओ ये फॉर्मूला किसका है, और तुरंत अपने उस पॉइंट तक क्या कर जाओ, पहुंच जाओ। मैं अगर आप इस रास्ते जाओगे तो विद इन 30 सेकेंड आप क्वेश्चन को क्या कर लोगे, अटेम्प्ट कर लोगे। नोट नाउट। चलो बच्चों, नेक्स्ट डायमेंशन है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, चुंबकीय क्षेत्र जिसको अपन बोलते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे फॉर्मूले हैं इसको लेकर, आप उनसे किसी से भी डायमेंशन बना सकते हैं, जो भी आपको इजीली याद रहता है वो। तो ज़्यादातर बच्चों को याद रहता है F बराबर QVB sin थीटा, और मैंने उसी से बनाना आपको बताया, बाकी किसी से भी बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से B निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, F अपॉन में QV sin थीटा। इस हिसाब से इसकी डायमेंशन अगर तैयार करें तो ये तो फोर्स है M1 L1 T-2, राइट है। इसके बाद में अगर इस वाले की बात करें, जो चार्ज है, आवेश होता है, उसको सबको पता है AT होता है, ये Q बराबर IT, I का मतलब A, T का मतलब यहाँ जो समय होता है उसको T से लिखा जाता है, और इसका वेलोसिटी का LT-1, यानी वेग की क्या होती है LT-1, और साइन थीटा की मतलब एंगल की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, तो वो नहीं लिखा। तो क्या हो जाएगा, ये T-1 और ये प्लस का, ये T से T खत्म, तो ऊपर वो बचा L, ऊपर चला गया तो L2 हो गया, ठीक है। L का ये L से L को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, तो L0 हो गया, और ये T ऊपर A ऊपर जाकर A-1 हो गया। तो ये आपको डायमेंशन आगे होगी अच्छे से समझ में, ठीक है। एक बार बना के देखना, ठीक है, ऐसे देखने से समझ में नहीं आएगा, आप उसको जब लिखोगे ना तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, राइट। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। एग्जाम में पूछा था टेस्ला, जो कि इसका मात्रक होता है, गाउस जो कि इसी का मात्रक होता है CGS, वो पूछा था इसकी डायमेंशन बताइए, इसका विमा बताइए। तो इन दोनों की विमा वही होगी जो ये, क्योंकि ये इसके मात्रक है। मतलब आपसे अगर मैं जो बताया था, अगर न्यूटन की विमा पूछेगा तो आपको बल का ही बताना ना, जूल की पूछेगा तो कार्य का ही बताना ना। उसी प्रकार से अगर आपको इनसे पूछे टेस्ला या गाउस से, तो आपको इसी बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड की बताना है, या विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बी से रिप्रेजेंट होता है। या इसी से जो मात्रक तैयार होता है वो क्या होता है, न्यूटन एम्पियर इनटू मीटर, इससे भी आपसे पूछा जा सकता है। या इसका ऐसा ही मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर वाला, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी इससे पूछा जा सकता है। या कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। इसी प्रकार कुंडली होता है, टोराइड होता है, म्यू नॉट NI भी हो सकता है, म्यू नॉट NI भी हो सकता है परिनलिका के लिए, टोराइड के लिए। इस प्रकार से इसके जितने भी फॉर्मूले हैं उनमें से कोई सा भी एक फॉर्मूला उठा के ये कह सकता है बताइए इसकी डायमेंशन मतलब विमा क्या होती है। तो आपको ये पता लगाना है कि ये फॉर्मूला किसका है। अगर ये आप यहाँ तक पहुंच जाओगे तो आप आसानी से आप उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। अलग अलग बनाने बैठोगे तो टाइम लगेगा, राइट। तो E/C ये इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आ गया, क्योंकि आपको पता है C बराबर मैंने बता दिया E/, क्या होता है B। तो B अगर आप इसमें से B निकालेंगे तो क्या बन जाएगा बताओ, E/C। तो ये हो गया E/C। तो इस प्रकार से यहाँ से भी ये पूछ सकता है कि इसकी डायमेंशन बताइए। अब कई बच्चे क्या करेंगे, E की अलग निकालेंगे, C की अलग निकालेंगे, वहां टाइम लग जाएगा। तो आपको पता लगाना है ये है क्या चीज। सेम मैग्नेटिक फ्लक्स के तौर पर 5, जैसे 5 विद्युत फ्लक्स में क्या होता था, 5 बराबर E है, यहाँ B है, बस B की डायमेंशन ये रही, उठा के रख दीजिए यहाँ पर। A तो एरिया होता है, एरिया का तो क्या होता है मीटर स्क्वायर मतलब L2 को यहाँ ऐड कर दीजिए, हो गया M1 L2 T-2 A-1। काम की चीज क्या है, एग्जाम में पूछा था मैक्सवेल की विमा बताइए या फिर वेबर की बताइए। मैक्सवेल वो मैक्सवेल नहीं है जो आप सोच रहे हैं। मैथ्स करने वाले तो समझ गए होंगे, बाकी के लिए तो मैक्सवेल ही है, ठीक है, उसका नहीं है। ये साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन, जो कि फिजिक्स के लिए फॉर्मूले तैयार करता था। तो वेबर और मैक्सवेल, तो ये दोनों इसके मात्रक हैं। एक आप इसका मेन मात्रक है, मतलब इसका ऐसा ही मात्रक है, और एक इसका CGS मात्रक है। ये अगर आपसे पूछे कि मैक्सवेल की विमा क्या है, तो आपको किसकी बतानी है, चुंबकीय फ्लक्स की बतानी है। या वेबर की पूछे तो क्या बताना है, चुंबकीय फ्लक्स का। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप इन चीजों पर जो मैं स्टार लगा रहा हूँ, इन चीजों पर आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें, और यही एग्जाम के तौर पर क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, चेंज करके आपको दिए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लें, ये स्क्रीनशॉट ले लें। चलो बच्चों बढ़ते हैं अगले एक और नई चीज के लिए, जो कि है विमाहीन भौतिक राशियां, मतलब ऐसी डायमेंशन जिनकी कोई
मतलब ऐसी राशि जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, मतलब डायमेंशन लेस वाली चीज़ें, यानी इनके कोई क्या नहीं होती, विमाएँ नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इनमें किसका तो रेशियो इक्वल होता है, मतलब सेम चीज़ों का अनुपात होता है, और किसी का एंगल होता है, और इनका डायमेंशन नहीं होता है। तो देखिए, एक तो होता है एंगल, जितने भी कोण होते हैं ना, चाहे वो प्लेन हो या सॉलिड हो, मतलब समतल हो या ठोस कोण हो, किसी भी प्रकार के कोण की क्या नहीं होगी, डायमेंशन नहीं होगी। आप बैठ जाओ साइन थीटा की बनाने, कोस थीटा की बनाने, ये इनकी नहीं बनती। या कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात है, उनकी भी कोई भी आपकी क्या नहीं होगी, विमा नहीं होगी। राइट, ये ध्यान रखना, वो चीजें बता रहा हूँ जिनकी विमा नहीं होती है, और यही एग्जाम में घुस जाती है, यानी पूछा जाता है कि इनमें से किसकी बीमा नहीं होती है। राइट, और वो या पूछ लेता है इसकी बीमा बताइए, तो वो फिर वो बच्चा निकाल देता है, जबकि इसकी बीमा होती ही नहीं है, वो निकाल देता है। पूछा जाता है रेनॉल्ड संख्या की बीमा क्या है, तो कुछ ना कुछ लिख देता है, उसमें ऑप्शन आता है, लास्ट में आता है इनमें से कोई नहीं, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना उसका ऑप्शन का। तो ये जो चीजें हैं, सापेक्ष घनत्व, दो चीजों का घनत्व है, विशिष्ट घनत्व, ये भी दो का घनत्व का रेशियो होता है। जितनी भी जो दो चीजें होती है उनका, जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे वहां पर देखेंगे, तो दो वहां घनत्व का अनुपात होता है, तो मतलब घनत्व का मात्रा कट जाएगा, तो ये भी विमाहीन होगा। विकृति, किसी भी मटेरियल में जो विकृति आती है, अगर मैं इसको ये खींचूंगा या चेंज करूंगा इसकी शेप में, तो शेप से कोई भी डायमेंशन नहीं बनती, मतलब ये जो विकृति होती है स्ट्रेन, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होती, विमा नहीं होती है। पाइसन अनुपात, दो विकृतियों का अनुपात होता है, और विकृतियों की विमा नहीं होती, इसलिए इसकी भी विमा नहीं होती। एक नंबर सिस्टम है और नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो रेनॉल्ड संख्या की विमा नहीं होती है। अच्छा फॉर्मूला होता है, इसको बताऊंगा थ्योरेटिकल पार्ट में, लेकिन फिलहाल रखना, ये बहुत बार पूछी जा चुकी है, रेनॉल्ड संख्या की विमा क्या है, तो ये भी एक विमाहीन राशि है। नंबर सिस्टम, त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने बता दिया क्या होता है। अपवर्तनांक जो होता है, दो वेगों का अनुपात होता है, ठीक है, जो कि प्रकाश वाले चैप्टर से, दो वेग, प्रकाश का जो एक तो वैक्यूम में, एक मीडियम में, निर्वात में और माध्यम में, दो, यानी प्रकाश का निर्वात में वेग और माध्यम में वेग का अनुपात ही क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। काफी लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, लेकिन फिलहाल ध्यान रखना, दो वेगों का अनुपात है, इसलिए उनका मात्रक सेम हुआ, वो कट गया, इसलिए ये भी विमाहीन हुआ। आगे बात करते हैं, किसी भी कार्नो इंजन की दक्षता पूछे या फिर यांत्रिक दक्षता पूछे, तो दक्षता क्या होता है, दो पावर का अनुपात होता है, ऊपर भी पावर, एक आउटपुट पावर, एक इनपुट पावर, दोनों ही पावर, मतलब शक्ति कट गया, ये भी यूनिटलेस हुआ। सापेक्ष प्रावेद्युतांक, ये भी आपका क्या हुआ, यूनिटलेस हुआ, क्योंकि एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ईआर होता है, और यहां से आप ईआर निकालोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ये जो एप्सिलॉन आर निकालोगे तो क्या बन जाएगा, ई अपॉन ई नॉट। राइट, अब इसका इन दोनों का मात्रक सेम होता है, कट जाता है, इसलिए ये यूनिटलेस है। सेम चीज इसमें होता है, इसमें क्या होता है, म्यू बराबर म्यू नॉट म्यू आर होता है। इसका पारगम्यता, अपेक्षित पारगम्यता म्यू आर निकालोगे तो क्या होगा, म्यू अपॉन म्यू नॉट। सेम मात्रक होने की वजह से कट गया, ये भी यूनिटलेस होता है, मतलब इसका मात्रक नहीं होता। जब मात्रक नहीं होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर विमा भी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, चुंबकन प्रवृत्ति। चुंबकन प्रवृत्ति की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है ये, जब इसको ओपन करते हैं तो एक्स एच, तो यहाँ पर जो x बराबर क्या हो गया, आई बटा न्यू बोलते हैं इसको, फिलहाल आप याद कर लें। तो ये भी क्या होता है, दो तीव्रताओं का अनुपात होता है, ठीक है। तो ये इन दोनों का मात्रक एम्पियर पर मीटर, इसका भी एम्पियर पर मीटर कैंसिल आउट होता है, इसलिए इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होती है। मतलब जिन का मात्रक आपस में मतलब कट जाता है, या जिनका अनुपात में दोनों चीजें सेम है, वहां विमाएं नहीं बनेगी, और यही आपस में क्या करती है, कॉम्प्लेक्स करके क्वेश्चनों में डाल दी जाती है और पूछी जाती है इनकी विमाएं बताइए। मतलब क्या पूछता है, उन चीजों की बीमा पूछता है जिसकी बीमा होती ही नहीं है, मतलब गंजे को खंगा बेचने वाला काम हो गया। मतलब कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है कि वो स्पेशल पूछता है रेनॉल्ड संख्या की बीमा बताइए। ऑप्शन में 3 बीमाएं दी हुई आती है और चौथा ऑप्शन आता है इनमें से कोई नहीं है, तो बच्चा देखता है कुछ ना कुछ तो होती होगी, मैं कुछ ना कुछ तो लगा ही देता हूं, तो वो कुछ ना कुछ लगा के आ जाता है। तो इसी प्रकार से ध्यान रखना, आपको गड़बड़ नहीं करनी है। जो स्पेशल मैंने ये लिखी है, इनकी बीमाएं नहीं होती है। और अगर फिर भी कोई बच गई है, मुझे पता है एक बच रही है, ठीक है, और भी है जो रेशियो में है, अगर वो आपको याद आ गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं किसकी डायमेंशन नहीं होती। हालांकि मैं वो जब थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाऊंगा वहां ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। जो बच गई और आपको अच्छा याद आ गई अभी, तो मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताएं। और उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसकी ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है जो डायमेंशनलेस है, कौन किस किस की नहीं होती है। तो आप इसको अच्छे से क्या करें, याद कर ले, और ताकि एग्जाम में जब उतरे ना तो कॉन्फिडेंस के साथ उतरें, ताकि अपन उसको आराम से
फ्री माइंड से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो ध्यान रखना, आज का था क्लास का कौन सा वाला पार्ट 2। पार्ट 1 पहले से अपलोड कर दिया गया है अगले क्लास की, और अभी डायमेंशन और भी है, अच्छे से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी तो मतलब जो स्पेशल बीमाएं आएगी उसके बारे में भी अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप अच्छे से याद करना, समझना, देखना। बार बार अगर कोई चीज़ अगर दिक्कत करती है तो बार बार थोड़ी सी क्लास को रिसाइकलिंग करके देखना, ताकि वो अच्छे से क्या आ जाए, आपको समझ में आ जाए। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।